प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा हिंदी इलेक्टिव का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। सेट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव में पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्नों को देख रहे थे। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पढ़ लीजिएगा, सीधे हम लोग इसका आंसर पे आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश अज्ञे विचरित कविता यह दीप अकेला से लिया गया है, जो उनके काव्य संग्रह बाबर अधेरी से उद्धृत है। कविवर अज्ञे को व्यक्तिवादी प्रयोगवादी कवि माना जाता है। प्रस्तुत कविता में अज्ञे व्यक्तिवाद की अपेक्षा समूहवाद को समर्थन देते हुए कहते हैं कि, तो इसका व्याख्या है, यह दीपक एकदम अकेला है, तेल से भरा है, अभिमानी है और यौवन की मस्ती से भरा हुआ जल रहा है। यह अपने आप में पूर्ण एवं संपन्न है, परंतु फिर भी इसकी सार्थकता पंक्ति में रखने पर ही बनेगी, इसलिए इसे भी दियों की पंक्ति में रख दो। यह दीपक यदि एक गीतकार है तो अद्वितीय गीतकार है, एक जैसे गीत कोई दूसरा नहीं गा सकता। यह यदि गोताखोर है तो अद्भुत गोताखोर है, यह जैसे मोती समुद्र के नीचे से निकाल कर लाता है, कोई दूसरा नहीं ला सकता। यह बड़ा भागवादी गोताखोर है, जिसे सर्वश्रेष्ठ मोती अनायास ही मिल जाते हैं। विशेष है कि दीपक यहाँ कवि के व्यक्तित्व का सूचक है। कवि को लगता है कि यह स्नेह भरे दीपक की तरह प्रकाश देता है। वह अलौकिक गीत गाता है और सच्चे मोती खोज कर ला सकता है, परंतु फिर भी उसके जीवन की सार्थकता पंक्ति का अर्थात समाज का हिस्सा बनने में है। दूसरा है, दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज की प्रतीक है। पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है। स्व का विसर्जन करके ही समाज का अंग बना जाता है और कवि का अन्य गौरव इन पंक्तियों में झलकता है। ख नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो 12 मासा जयसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में नागमती वियोग खंड में राजा रक्तसेन की रानी नागमती की विरह वेदना का चित्रण 12 मासा के अंतर्गत किया गया है। विहरिणी नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और फिर पवन से प्रार्थना करूं कि तुम इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दो जहां मेरा प्रियतम पैर रखेगा। अर्थात विहरिणी नागमती मरने के बाद भी प्रिय के मिलन को की आकांक्षी है। प्रस्तुत पंक्तियों की रचना दोहा छंद में हुई है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। वियोग अंगार रस की मार्मिक विवेचना है। नागमती की प्रिय मिलन की उत्कृष्ट आकांक्षा का चित्रण है। अनुप्रास अलंकार का विधान भी इस दोहे में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो उत्तर है, कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्रायः बसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। ख नंबर क्वेश्चन है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। तो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करता, इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता तो उसकी चांदी हो जाती। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती, परंतु वह स्वयं को इन सब से दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरों के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक दिन की रोटी कमाना उचित नहीं समझता। इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पाँचवा का लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। तो लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता
थे तथा हिंदी प्रेमी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे, अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्रायः पुस्तक ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। ख नंबर क्वेश्चन है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो उसे वह सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया। वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है कि इससे बालक का बालपन तथा बालमन दम तोड़ चुका है। पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक बालक पीस कर रह गया है। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु वह खेलकूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को छोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चे और समाज के लिए सुखकारी नहीं है। इस तरह हम उसका बचपन समाप्त कर रहे। लेखक के अनुसार पिता तथा उसके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हो गए थे। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यह स्वाभाविक बात थी, उसे यही मांगना चाहिए था और उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। ग नंबर क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? तो बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और वह गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। छठा नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कोई दो काव्य कृतियों के नाम लिखे। तो पहला है परिमल, दूसरा है गीतिका, 4 गो है, 2 गो कोई लिख दीजिएगा। फिर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखे। तो सुखमय जीवन और बुध का कांटा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदी पानी के नाले में बहा रही क्यों और कैसे? तो आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने बहुत नुकसान भी किया है। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल और आकाश पूरी तरह से ग्रसित है। पानी जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर दिया। नदियाँ जो पानी का मुख्य स्रोत है, वे प्रदूषण की चपेट में आ गई है। इनमें शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इनमें डाल दिया जाता है। परिणाम इनका पानी पीने योग्य नहीं रहा है। नदियां सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इससे भयानक बीमारी होने लगी है। यहाँ तक कि इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का जीवन भी प्रदूषण के कारण विलुप्ति की कगार पर है। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे बचाने के लिए प्रयास कर रही, परंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे। यदि ऐसा ही रहा तो यह गंदे नाले में बदल जाएगी। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। हमें चाहिए इस ओर ध्यान दें और प्रदूषण से इसकी रक्षा करें। ख नंबर क्वेश्चन है, महीप अपनी विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? तो महीप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप ने रास्ते में कई बार भूप सिंह और शैला के बारे में बातचीत की। वह कुछ समझ गया
था कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने विषय में बताना नहीं चाहता था और ना ही अपने विषय में कोई बात करना चाहता था। अतः जब भी रूप सिंह महीप से उसके विषय में कुछ पूछता था तो वह बात को टाल देता था। वह अपने माँ के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर में लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इससे वह दुखी था। उसने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया था। 8वां का क नंबर है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। तो भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चले गए। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए यह बात असहनीय थे। भैरव को सूरदास का यह करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी को साथ रखा था उसने उसी को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। ख नंबर क्वेश्चन है, फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी करते हैं कैसे। तो लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक ने इस बात को नकारता है। वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देते, वह दवा भी करते हैं। वह भरबंडा नामक फूल का वर्णन करते हैं। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आँखों में निचोड़ देने से आँख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही वर्य तरह का डंक अपने आप झड़ जाता है। तो बच्चों, हिंदी इलेक्टिव सेट 2 कंप्लीट हो गया। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।